क्यों क्या हुआ? Okay. Am I audible? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. ठीक. So प्रोजेक्टाइल में हमने डिराइव कर लिया था ना सारे रिलेशंस, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल वगैरह कंप्लीट किया था ना हमने. अच्छा, आई हैव नॉट पोस्टेड डीपीपी ऑन प्रोजेक्टाइल, सो आई विल पोस्ट बाय टुडे नाइट. आज ही पोस्ट कर दूंगा मैं क्लासरूम पे. ट्राई टू सॉल्व, है ना. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. So today we'll be starting with a new topic, Newton's law of motion. Newton's law of motion. हमने पिछले केस में जो डिस्कस किया था ना, मोशन के बारे में पढ़ा था. डू रिमेम्बर? पहला जो टॉपिक था हमारा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, जहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था. उसके बाद हमने डिस्कस किया जहाँ पे पार्टिकल एक कर्व के फॉर्म में, कर्वलीनियर मोशन में है ना, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन इंडिकेट किया था. आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है समझना बात ध्यान से. हम अभी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं. मोशन का मतलब क्या है बेटा, कि मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर डीलिंग विथ मूवमेंट्स ओनली. लेकिन अब हम ये समझेंगे कि मूवमेंट हो क्यों रहा है, व्हाई देयर इज मूवमेंट. याद है मैंने बताया था आपको, काइनेमेटिक्स में वी डिस्कस अबाउट मूवमेंट, बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द कॉज ऑफ मूवमेंट, है ना. जो काइनेमेटिक्स में आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, बाद में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा जब हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं. सो दोनों ही केस में हमने मोशन के बारे में ही पढ़ा था. लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, सो कॉज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन दिस टॉपिक वी विल एनालाइज अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. समझ में आया सभी को ये पॉइंट? ये टॉपिक में हम क्या डिस्कस कर, है ना. सो हियर वी आर कंसर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. सो पहला पॉइंट, वी विल डिस्कस अबाउट कॉज ऑफ मोशन. मतलब मूवमेंट क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे एनालाइज करके आप एक्सप्लेन कर देना. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो एक ब्लॉक को मैंने स्टेशनरी रख दिया है. ऐसा मैंने एक ब्लॉक को रख दिया स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, है ना. सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने ब्लॉक को एक स्टेशनरी प्लेस कर दिया है. अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस ब्लॉक में मूवमेंट लाना होगा, ब्लॉक को मूव करना रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू हियर? अप्लाई फोर्स. अप्लाई फोर्स, है ना. आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा. यस या नो? इसका मतलब जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे तब तक आपका मूवमेंट होगा या नहीं होगा. आपको अगर मूव कराना है, इफ आई हैव टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, तो मूव कराने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स, है ना. इसका मतलब कि कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का कॉज क्या है? फोर्स, है ना. सो देखो, पहले आप ये समझना, हम मोशंस के बारे में पढ़ रहे, मूवमेंट के बारे में आप पढ़ोगे. लेकिन पहला जो दो केस हमने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पे आज मैं असाइनमेंट डालूंगा बेटा, आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करोगे. प्रोजेक्टाइल के बारे में जो आपने डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में या काइनेमेटिक्स रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर दोनों ही मोशन में
हम मूवमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, है ना। वहां पे हमने इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया था, क्यों हो रहा है मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है और उसको हमने पढ़ा था। ये जो केस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस केस में ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो क्यों मूव कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? So force is a physical cause which changes either the size or the shape or the state of rest or motion of a body. हाँ, इट कैन चेंज बोथ द वे। सो कैन आई से, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में बात करूं, सो फोर्स इज एनी पुल और पुश, ऐसा बोल सकते हैं क्या? फोर्स आप दो ही तरह से लगा सकते हो, या तो आप धक्का मारोगे या तो आप अपनी तरफ खींचोगे, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना। या तो मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता हूँ, धक्का दे सकता हूँ, या फिर पुल करके अपनी तरफ खींच सकता हूँ। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, यस या नो। सो फोर्स में को डिफाइन करते हुए कैन आई से कि इट इज एनी पुल और पुश, इट इज it is any pull or push applied on ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी आपने कोई भी तरह का पुल लगा दो या पुश लगा दो, उसको हम फोर्स बोलेंगे। हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर। है ना। सो फोर्स को आपने कैसे डिफाइन किया, इट इज एनी टाइप एनी काइंड ऑफ पुल और पुश, आपने धक्का लगा दिया, खींच लिया, ये सारे फोर्सेस हो जाएंगे। तो पहली बात, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ रहे हैं पहले समझना ध्यान से। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मूवमेंट हो रहा है वो ठीक है, लेकिन मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है। So, इसमें हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, उसके पीछे जो कॉज है वो फोर्स है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये मुझे पता चला। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि ठीक है भैया, फोर्स अगर कॉज ऑफ मोशन है तो फोर्स क्या होता है। तो एक लेमन लैंग्वेज में मैंने इसका डेफिनेशन दे दिया आपको कि फोर्स इज एनी पुल और पुश, एनर्जी की वजह से भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, बट राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न विद फोर्स। तो फोर्स क्या है, इट इज अ पुल और पुश। डू आई मेक सेंस टू एवरीवन? Yes sir. Okay, what are the types of forces in general? There are actually two types, contact and non-contact. And then So under contact force there are frictional force, tensional force applied to strings, normal reaction. okay, जो फर्स्ट होता है, मैं दो ऐसे बहुत सारे डिविजन है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है फोर्स के। बट राइट नाउ टू मेक द थिंग्स वेरी इजी, मैं क्या करता हूँ, फोर्स को मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूँ जो आपको पता है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, टाइम के साथ फोर्स चेंज करेगा, पोजीशन के साथ फोर्स चेंज करेगा, बहुत सारे कैटेगरीज है। बट फिलहाल मैं सिर्फ इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो पहला कैटेगरी है ना, दिस इज कॉल्ड माय कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो दूसरा कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा मुझे बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है दो ऑब्जेक्ट के साथ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट रहना चाहिए या नहीं, कि बगैर कॉन्टैक्ट के भी लग जाएगा? रहना चाहिए। रहना चाहिए। और मुझे बताओ, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, क्या ये बगैर कॉन्टैक्ट के भी काम करेगा? हाँ सर। है ना, लॉजिकल है, डेफिनेशन से क्लियर है। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन करके दोनों पे बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे बताता हूँ। नोट डाउन अप टू दिस मच, ये सारे पॉइंट्स लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं।
Done, sir. डन? One minute. Yes, sir. ओके फाइन, आगे बढ़ जाओ। मैं हो गया नोट करके सभी को? One minute. हाँ हाँ ठीक 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 है बेटा। सिंपल सिंपल पहले डिस्कस करेंगे, बातें धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। Done, sir. ओके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट चाहिए या नहीं, कि बगैर कांटेक्ट के भी ये लग सकता है? Contact चाहिए. कांटेक्ट चाहिए। सो दीज फोर्सेस रिक्वायर कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज फॉर एप्लीकेशन। दीज फोर्सेस रिक्वायर contact between bodies for their application। अगर आप कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करोगे तो कांटेक्ट फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही कांटेक्ट आप तोड़ दोगे, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे ही तुमने कांटेक्ट तोड़ा, तो जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक डाउन होगा ना, कांटेक्ट फोर्स लगना बंद हो जाएगा। राइट? सो कांटेक्ट फोर्स सिंपल मतलब क्या है? कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट रहना चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट ब्रेक डाउन होगा, देन कांटेक्ट फोर्स विल नॉट एक्ट। कांटेक्ट फोर्स उस केस में एक्ट नहीं करेगा। शैल आई मूव अहेड? समझ आ गया तक पॉइंट? Yes. ओके सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स जो है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, या इसे करते हैं टेंशन फोर्स। सबसे पहले टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स थ्रेड में लगता है। थ्रेड में लगता है, ध्यान सुनना, ये थ्रेड में फोर्स लगता है। मान लो कि मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। I'll plot the diagram like this। ये मान लो मेरे एक थ्रेड है, और ये थ्रेड को, ये थ्रेड है और ये इसको वर्टिकल वॉल से या रूफ से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया। मान लो ये रस्सी है, थ्रेड है, और इसको मैंने वॉल वर्टिकल रूफ से, सॉरी, कांटेक्ट में किया है, पकड़ के रखा हुआ है, और नीचे एक ऑब्जेक्ट अटैच किया है, mkg का ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? Downward. हाँ नीचे, mg लगेगा। अब मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो mg की वजह से किधर जाना चाहेगा? ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे जाना चाहेगा, लॉजिकल बात है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट mg की वजह से नीचे जाने लगेगा, ये जो ऊपर थ्रेड आपने पकड़ा लगाया हुआ है, ये थ्रेड इस ब्लॉक को कनेक्टेड है, ये थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोकेगा या नहीं? विल इट स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट टू गोइंग डाउन? रोकेगा ना? तो ये ऑब्जेक्ट को ये थ्रेड नीचे जाने से रोकेगा। अगर ये थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रहा है, तो थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो ये थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, एंड दिस फोर्स इज डिनोटेड बाय T, एंड दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। समझ में आ गया सभी को पॉइंट? मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये बेसिक पॉइंट है बेटा, ये सब क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तुमने लिया है, ऑब्जेक्ट का मास mkg का है, तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस mg, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दिस विल ट्राई टू कम डाउन, ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, थ्रेड इस पे कनेक्टेड है, तो थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकेगा, है ना? थ्रेड विल प्रिवेंट दिस ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन।
ऑब्जेक्ट को नीचे आने से थ्रेड रोकेगा, और अगर थ्रेड ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोक रहा है तो थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा कि नीचे की तरफ लगाएगा? किधर एक्ट करेगा फोर्स, ऊपर या नीचे? ऊपर लगेगा ना, Yes, sir. है ना? और ये जो फोर्स लगाया थ्रेड ने, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। डू आई मेक सेंस एवरीवन? Yes, sir. ओके फाइन। अंकिता, दिया, हर्षा, इज इट क्लियर बेटा, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके फाइन। अब एक चीज देखो, ये ऑब्जेक्ट, अब यहां पे सोचना, ये वाले पॉइंट पे सोचो, ये जो थ्रेड है नीचे जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो थ्रेड है, ये जो रूफ है, ये रूफ के इस पॉइंट को थ्रेड क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा कि ऊपर की तरफ खींचेगा? नीचे। हाँ, ये रूफ का पॉइंट कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट एवरीवन, लॉजिक लगा के सोचना। अगर मैं ये थ्रेड के इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करता हूं, यू कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना रूफ का, इस पॉइंट को ये जो थ्रेड है, दिस थ्रेड विल पुल डाउनवर्ड या पुल पुश अपवर्ड? क्या करेगा ये थ्रेड? नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा? ऊपर धक्का देगा, डाउनवर्ड। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या, एट दिस पॉइंट, क्या टेंशन का फोर्स नीचे लग गया? टेंशन का फोर्स टॉप पॉइंट पे नीचे लग रहा है या नहीं? यस या नो एवरीवन? Yes. अच्छा, तो मुझे बताओ, ये पूरे थ्रेड में अगर आप देखोगे, इफ यू आर एनालाइजिंग दिस कंप्लीट थ्रेड, तो क्या टेंशन ने अपना डायरेक्शन चेंज किया? देखो, यहाँ पे टेंशन का फोर्स किधर लग रहा था? ऊपर। और यहाँ पे टेंशन का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? Yes, sir. है ना? तो पहली बात है ना, टेंशन को क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय थ्रेड। टेंशन वो फोर्स है जो थ्रेड लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन ने खुद के डायरेक्शन को चेंज किया या नहीं? डायरेक्शन चेंज किया या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ कर रहा है सर। ना? तो हम लिख सकते हैं ना, टेंशन फोर्स will adjust its direction। टेंशन फोर्स खुद के डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा। इट डिपेंड्स कि आपका उस समय का सिचुएशन क्या है। अच्छा, एक तीसरा बात, अगर ये थ्रेड मासलेस है, मतलब ये थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, इफ दिस थ्रेड इज मासलेस, तो थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होना चाहिए। जो टेंशन यहाँ लगेगा वही ऊपर लगेगा, वही यहाँ लगेगा, वही यहाँ लगेगा, वही यहाँ लगेगा। ऐसा तभी रहेगा जब थ्रेड का मास नहीं होगा, है ना? ध्यान रखना ये बात। इफ थ्रेड is massless, then tension in one thread will be same। उस कंडीशन में टेंशन आपका सेम होगा। पहली बात ध्यान से सुनना, टेंशन का फोर्स थ्रेड लगाता है, टेंशन का फोर्स खुद के डायरेक्शन को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपको पता है। एंड नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर आपका थ्रेड मासलेस है, मतलब थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, इफ इट इज मासलेस, सो इफ थ्रेड इज मासलेस, अगर थ्रेड मासलेस है, मतलब थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, तो थ्रेड के हर पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू रहेगा वो सेम होगा। डू आई मेक सेंस एवरीवन? क्योंकि थ्रेड के अगर मासलेस है ना बेटा, तो अगर यहाँ का टेंशन और ये वाले पॉइंट का टेंशन और ये वाले पॉइंट का टेंशन अगर अलग अलग हो जाए, इफ इट इज मासलेस, तो ये थ्रेड टूट जाएगा, है ना? सो अगर आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, कि अगर थ्रेड का अपना खुद का कोई मास नहीं है, तो थ्रेड के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहना चाहिए। शुभम, इज इट क्लियर? Yes. Okay, Naisha, Trisha, is it clear to both of you, beta? Yeah, sir. Okay, Trisha, is it fine?
ओके अच्छा, लेकिन अगर थ्रेड का के पास मास है, इफ थ्रेड हैज मास एंड इट इज एक्सेलरेटिंग, अगर थ्रेड के मास है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, then tension will be different at different point. Are you getting my point? अगर थ्रेड के पास मास है और वो थ्रेड एक्सेलरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा ऐसा थ्रेड पकड़ लिया मैंने और ये थ्रेड के पास मास है और थ्रेड मान लो इधर एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो थ्रेड के ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, उस केस में टेंशन अलग अलग हो जाएगा। अगर थ्रेड के पास मास नहीं है तभी टेंशन हर जगह पे सेम होगा, लेकिन अगर थ्रेड के पास मास है और वो एक्सेलरेट या रिटार्ड कर रहा है, उस केस में टेंशन अलग अलग होगा डिफरेंट पॉइंट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? So what if the thread has only mass and not acceleration? देन इफ इट हैज मास, अगर उसके पास मास है एंड इफ इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, तभी भी उस केस में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है और उसके पास मास है, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हर पॉइंट पे फोर्स सेम रहेगा। समझ में आ गया अंकिता व्हाट आई एम सेइंग? Yes. हाँ, सो अगर थ्रेड के पास मास है, सुनना है वो अच्छा सवाल पूछा उसने, अगर थ्रेड के पास मास है और थ्रेड एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो भी थ्रेड के हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। डू आई मेक सेंस टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, note down. Sir, but acceleration is applied due to gravity, right? No, it depends. It can be applied due to force also and gravity also. Okay. Note down. फिर इसका कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ टेंशन फोर्स पे। Okay. Have you written this concept? आगे बढ़ जाओ। Yes. Okay. चलो कुछ तो आपको सिर्फ टेंशन का डायग्राम बनाना है। मान लो ऐसा अरेंजमेंट है and pulley is connected from here और यहाँ से ऐसे मान लो कनेक्शन किया हमने, ये आपका ग्राउंड है एंड हियर आई एम हैविंग ऑब्जेक्ट, वहां सेम के जी। बताइए टेंशन यहाँ पे किधर लगेगा टेंशन? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर सर। ऊपर। ओके ग्रेट। यहाँ पे ऊपर नीचे? एट दिस पॉइंट वेयर विल बी द डायरेक्शन? नीचे। अच्छा, विल इट हैव सेम वैल्यू? जो यहाँ का टेंशन है वही इधर का होगा कि चेंज करेगा? या सर, सेम स्ट्रेंथ से सेम टेंशन। हाँ, एंड इट्स मासलेस आल्सो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे हो जाएगा टेंशन। फाइन। यहाँ पे बताओ टेंशन का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट? नीचे। नीचे। ग्रेट। दिया तुम भी आंसर करना बेटा। सो हियर इट इज डाउनवर्ड। फाइन। सेम वैल्यू या अलग अलग? सेम। सेम। ओके ग्रेट। कम हियर एट दिस पॉइंट? Up. अपवर्ड, डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड। सेम या अलग? Same. Same. Okay. Here at this thread
क्योंकि यहाँ पे भी तो थ्रेड है ना, upward. अपवर्ड, सेम अलग। Same. अरे भाई ये थ्रेड यहाँ से गया, घूम किधर चला गया, यहाँ पे तो कुछ अलग थ्रेड है ना। दिस थ्रेड एंड दिस थ्रेड इज नॉट सेम, ये अलग एक थ्रेड लगाया मैंने, ये थ्रेड सिंगल है, ऐसा गया ऐसे घूम के आ गया, सो ऑब्वियस सी बात है ये थ्रेड पे टेंशन अलग हो जाएगा ना, दिस विल बी टी डैश। हाँ या ना, डू यू एग्री विद दिस? देखो एक जो थ्रेड स्टार्ट हुआ वो थ्रेड यहाँ से मूव किया, थ्रेड यहाँ से गया ऐसे मूव करके थ्रेड ऐसे निकल के चला गया, एंड हियर आई एम अटैचिंग अनदर थ्रेड। लॉजिकल बात है ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड दे आर सेम की डिफरेंट थ्रेड है, वो सेम थ्रेड है कि अलग 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 थ्रेड है ना। सो इफ दीज टू थ्रेड्स आर डिफरेंट तो लॉजिकल बात है कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन अलग अलग होना चाहिए। हाउ कम दे बी सेम? सेम कैसे हो सकता है वो? डू यू एग्री विद दिस? Sir, हाँ बोलो ना। sir, my network was unstable for past 5 minutes. Can you re-explain this problem? I'm just trying to find out the direction of tension, nothing else. So here at this object is going down, जैसे ये object नीचे जाना चाहेगा, so here tension will be acting upward. यहाँ पे ये thread होगा इस object को नीचे pull करेगा pulley को, तो tension here will be downward. Here also the same, यहाँ पे भी ये नीचे खींच रहा है तो tension यहाँ downward हो गया। ये जो thread है ना इस ground को ऊपर खींचना चाहेगा, so here thread will be upward. Now we are discussing about this point. मेदांश मुझे बताओ बेटा, ये जो थ्रेड मैंने यहाँ ड्रॉ किया छोटा वाला एंड दिस बिगर थ्रेड, आर दिस टू थ्रेड सेम की डिफरेंट? They're part of the same string, sir. So नो दे आर, दिस इज, ये जो स्ट्रिंग है ना, दिस स्मॉल स्ट्रिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिगर स्ट्रिंग, ये बड़े वाले स्ट्रिंग का इट इज अ सेपरेट स्ट्रिंग, ये अलग से, ये अलग से थ्रेड मैंने लगाया। सो डू दिस थ्रेड एंड दिस थ्रेड विल होल्ड सेम टेंशन और इट विल हैव अ डिफरेंट टेंशन? different. डिफरेंट ऑब्वियसली, तो यहाँ का टेंशन टी डैश हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये जो टॉप पॉइंट है हियर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? विल इट बी अपवर्ड or Downwards. downward? And will it be equal to T or T dash? T dash. T dash. Correct, because this thread is separate. Shubham, is it clear better now? Yes. Okay, I'll make another question. मैं सिर्फ अलग अलग कंडीशन बना रहा हूँ। Let me assume कि that I am having a thread and this thread is connected from here, center से connect किया है, and I am rotating this object in circle. ये ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा है, कीपिंग दिस एज सेंटर एंड दिस एज माय रेडियस, एंड आई एम रोटेटिंग दिस ऑब्जेक्ट इन सर्कल। टेंशन किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ लगेगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस। आप इमेजिन करके देखो खुद से, देखो आई विल शो यू बाय इन वीडियो। अगर आप ऐसे थ्रेड को पकड़ो और ये थ्रेड को ऐसे रोटेट करो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ऐसे घुमा रहे हैं हम, सो अगर थ्रेड ऐसे रोटेट कर रहा है तो टेंशन किधर की तरफ लगेगा? विल इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर? Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सीलेंट। सो इन दिस केस ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ जो ये टेंशन का फोर्स होगा, दिस विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? हाँ या ना? Yeah, sir. Okay, let me make another problem. शुभम समझ में आ रहा है बेटा कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, सब लोग बोलेंगे अभी फटाफट। Sir, हाँ बोलो ना। sir, in the second example, near the center, there the tension will be outwards, right? No, at this point? हाँ, yeah, of course. When Because it comes down. yeah, of course. Here, as this is moving like this ना, तो यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ होगा, and at this point the tension direction will be like this. It will be opposite to this value, है ना? तो जो डायरेक्शन यहाँ पे था ना, ये डायरेक्शन का यहाँ पे ऑपोजिट होगा। Is it clear? Yes. Sir, हाँ बोलो।
In the first problem, so the answer is T dash and it's acting upwards, right? No, I am asking at every point. मैं हर जगह पे आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूँ. I have not given any, है ना? I am not giving you any question. Answer Just near the ask pulley. near the pulley at which point? This point or these 2 points? On the top points ki these 2 points? Top. Top point it will be T dash and acting upward. Okay, sir. Okay, chalo. We'll have a question like this. You have to demonstrate the direction of tension at each and every point. So let me take this object of mass 5 kg and this object of mass 2 kg. Sir, Yes. I had a question. In the middle of the string, which direction will the tension? Throughout it will this way, everywhere like this. Just only at this point it will pull like this. Idhar khichega. So at this point the direction of tension will change, and remaining all points the tension direction will be towards center. You know, is it clear? Yes. Sir. Now demonstrate here. Only you have to write the direction of tension, nothing else. और कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ टेंशन का डायरेक्शन पूछ रहा हूं. So can you repeat? Yeah, I just want to forget the direction of tension. कहाँ tension किधर लगेगा? At this point, this point, this point here, and these 2 points. Okay. मुझे बता क्या कंडीशन होगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? 5 kg की तरफ ऑब्जेक्ट गिरेगा या 2 kg की तरफ ऑब्जेक्ट फॉल करेगा? 5 kg. 5 5 kg. लॉजिकल बात है. सो दिस इज हेवी ऑब्जेक्ट एक्चुअली. तो ये नीचे जाएगा और ये सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड है. एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज कमिंग डाउन, अगर ये नीचे जा रहा है तो लॉजिकल बात है दैट दिस ऑब्जेक्ट विल गो अपवर्ड. अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा. अब मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इस पे ग्रेविटी इसका नीचे लगेगा और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट इसका नीचे लग रहा है. सो अगर आप ये वाले पॉइंट पे एनालाइज करो तो मुझे बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट पर टेंशन किधर एक्ट होगा, ऊपर कि नीचे? एट दिस पॉइंट ऊपर. ऊपर. वेल इज करेक्ट. इधर नीचे जा रहा था ये. एंड हियर एट दिस पॉइंट कहां टेंशन लगेगा? ऊपर या Downward. नीचे? डाउनवर्ड. एक्सीलेंट. एट दिस पॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड? Downward. डाउनवर्ड. एक्सीलेंट. सेम टेंशन या डिफरेंट टेंशन? Same. सेम, बिकॉज थ्रेड इज सेम. वही थ्रेड घूम के आया है. ओके, हियर इज द गेम. इस पॉइंट पे कहां लगेगा? विल इट एक्ट अपवर्ड की डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड. इट विल एक्ट अपवर्ड हियर. क्यों समझना, आप ये ब्लॉक पे कंसंट्रेट करो. ये ब्लॉक पे इसका मास टाइम्स ग्रेविटी व्हिच इज 2 kg into 10 and that is of 20 न्यूटन is acting downward. सो ये ऑब्जेक्ट पे mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ये ऑब्जेक्ट पे वेट 20 न्यूटन नीचे लग रहा है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन व्हिच डायरेक्शन? इज इट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड की डाउनवर्ड? किधर एक्सेलरेट कर रहा है? अपवर्ड. सो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स अपवर्ड में लगना चाहिए कि नहीं, तभी तो एक्सेलरेट करेगा ये. अरे भाई, एक्सेलरेट करने के लिए आपको नेट फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस डायरेक्शन में? और ये ऑब्जेक्ट पे इसका खुद का वेट mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड आई वांट टू हैव एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. मुझे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ चाहिए. तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होने के लिए क्या मुझे ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा या नहीं? लगाना. हाँ. सो दिस फोर्स विल बी अप्लाइड बाय नथिंग बट दैट स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग ही उस पे एक फोर्स लगा देगा. But that force is already being applied by the other side wala thing, right? Which one? Which force are you talking about? Repeat again, beta. Which force? Sir, it is because the other side mass is greater than the so
You're correct. Go ahead. Wait, I'll explain. Ankita, tell me one thing. 5 kg object is heavy or 2 kg object is heavy? Which one is heavy? 5 kg. Logical. So obviously बात है कि अगर ये 5 kg is heavy, so this 5 kg object will try to come down. ये object नीचे आएगा. And if this object is coming down, then what obviously this object will go up. So अगर ये object ऊपर जा रहा है, तो लॉजिकल बात है कि इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और इस ऑब्जेक्ट पे भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये इसको जाने से रोकेगा. Do I make sense to everyone? Shubham, clear your point? Yes, sir. Okay. Maidans, Diya, is it clear, beta, both of you? Yes, sir. Okay. Diya, is it clear? Fine. Yes, sir. Diya, अगर डाउट रहेगा बेटा प्लीज आस्क. ना त्रिशा, Yes, sir. त्रिशा, नाइशा, इशिता, is it clear to all Yes, three? sir. Okay, Yes. fine, Yes. great. अच्छा, what about this point? What about this point? क्या होगा टेंशन का डायरेक्शन? Upward या downward? Upward. Upward. अच्छा, will this tension have the same value as T की अलग value No, होगा? it will be different because it's a different string. Excellent. And what about this point? Will it be upward or downward? Downward. Downward. And what will be its value? Will it be equal to T dash or T? T dash. Yes. Correct. Okay, fine. Shall I take more? Shall I take more problem? कि समझ में आ गया concept? Sir, if the masses on both the sides are different, then won't the tension be different? Of course, it will be different. It depends on the acceleration actually of the system. And if masses are different, then net force will be different, and therefore acceleration will be different. And if acceleration is different, तो what obviously tension will be different. है ना? जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. So अगर आप ये masses को change करोगे ना, then corresponding tension will also change. Is it clear to all of you? Sir, so the tension on the side of 5 kg will be different than that of on 2 kg, right? Will it be different or it will remain same? Since this thread is massless, therefore the tension over here should be equal to tension over here, because if the tension at these 2 points are different, then obviously thread will break down. ऐसा इसलिए हो रहा है because ये tension thread मेरा massless है, and we have written point over here. If thread is massless, then tension in one thread will be same. Are you getting my point? So अगर आप जो टेंशन आपका 5 kg के साइड में होगा ना बेटा, वही टेंशन मेरा 2 kg के साइड में भी होगा. Tension will remain same on both the sides. This can't change because this thread is massless. Is it clear? Sir, can you take one more example? Okay, fine. I'll take one more. Student who has asked this doubt, उनको समझ में आया what I'm saying? Yeah, sir, but the masses are different, right? That's fine, beta. Masses are different. I agree with that. Masses will be different, then this tension will be different. Suppose for 5 kg and 2 kg, we are having, let's say 20 Newton. So for 7 kg and 9 kg, it will have different value. That's okay. For 7 kg and 10 kg, they will have different value. That's okay. But the value, which is 30 Newton, suppose, so 30 Newton will be here also and here also. Right? This can't happen. Here it is 30 Newton and here it is 20 Newton simultaneously. एक ही time पे ऐसा नहीं होगा कि इधर 30 हो गया, इधर 20 हो गया. Are you getting my point, Naisha? Yeah, got it. हाँ, if it is 30 here, so here also it will be 30. Okay, that's fine. कि अगर ये आप mass change कर दोगे, like if I go with 1 kg and 5 kg, then tension will change from 30 to 20 maybe or 40 maybe. So the 40 will be throughout the thread. ऐसा नहीं हो सकता कि 40 इधर हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 20 होगा. This is not possible. Do I make sense? Do I make sense? Is it clear? Yes. Okay. Yes. I'll take one more. Huh? It's very interesting, but सिर्फ direction आपको लिखने आना चाहिए बस. Slowly you'll get to it. Suppose that मैंने ऐसा connection कर दिया, and here I am placing a block. No friction, nothing, कुछ भी नहीं है the surface पे. और from this we have connected a pulley here.
and from here we are connecting another mass. Let me take this mass of, can I have any value of mass here? So let me take this as 5 kg and let me take this value is of 2 kg. Chaliye bataiye, you have to write down the direction of tension at each and every point. Here, point number 1, point number 2, point number 3, and this point number 4. Every point you have to write the direction of tension. So हाँ, चलो, we'll start with point number 1. What will be the direction of tension at this point? Point number 1. Upwards. Upward. Agree. The first thing is कि mg इधर लग जाएगा, mass times gravity, which is 5 into 10, and that is of 50 Newton. That's correct. So here the tension will be acting upward. Agreed. At this point number 2, upward, downward, downward. Agreed. Agreed. Okay. At this point number 4, right or left? right, Point, right. Obvious सी बात है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये इधर खींचेगा और टेंशन इधर लग जाएगा. Okay. At this point, left. Left. Excellent. So I hope I am clear with this. Naisha, clear हो गया बेटा? तुम्हें डाउट था इसमें? Yes. Now will you be able to draw the direction of tension? Draw कर पाओगे टेंशन का डायरेक्शन? Naisha, कर पाओगे कि shall I take more? Yeah. Okay, fine. Remaining students, Rashia, is it fine, better? Yes, sir. Okay, Diya, Ishita, Vedans, and Trisha. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Next one is normal reaction. So contact force में सबसे पहला हमने discuss कर लिया, that is tension. Next one is my normal reaction. Normal reaction. नाम से क्लियर है, ये रिएक्शन फोर्स है. रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा जब आप एक्शन करोगे. अगर आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा. तुमने पहले पढ़ के रखा हुआ होगा, मैं दोबारा वैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको. न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? What does it tell us? Action as an Equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. So let's go by an example here. Let's go by an example. Assume करो कि ये मेरा horizontal surface है और ये horizontal surface पे मैंने एक block रख दिया. I am placing block on this horizontal surface and the mass of this block is of m kg. मान लो ऐसा assume करके चलते हैं. ये जो block मैंने place किया है, ये ब्लॉक का मास m kg है और हॉरिजॉन्टल टेबल पे ब्लॉक रख दिया m kg का. मुझे बताओ इस ब्लॉक पे जो इसका वेट होगा mg किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? mg किधर एक्ट होगा, नीचे या ऊपर? नीचे. नीचे, राइट. सो इस ऑब्जेक्ट पे mg नीचे लग गया. अब मुझे बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट पे mg नीचे लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या ग्राउंड भी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा? अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे फोर्स, हाँ, अपवर्ड फोर्स लगाएगा. सो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय n एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. डू यू मेक सेंस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके. सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा जब आप एक्शन करोगे. जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, पहली बात. सो इस एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि इट्स अ रिएक्टिव फोर्स. इट्स अ रिएक्टिव फोर्स. अच्छा, मुझे बताओ एक बात कि अगर मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का कांटेक्ट को तोड़ दूं, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, because नहीं होगा. normal reaction force is a contact force. Contact force. So logical बात है, for this force to be applied
देयर शुड बी अ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। अगर कांटेक्ट नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेगा। मुझे बताओ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है कि किसी भी एंगल पे लग सकता है? नेट फोर्स इसका, is this normal reaction perpendicular to the surface? Yes या no? है ना? So important point क्या हो गया यहां से? Normal reaction will act perpendicular to surface. Do I make sense, everyone? Is it clear? Hi, Anna. What if tension and normal force act at the same time? Come again. So what if tension and normal force are acting on an object at the same time? So they both the force will make into the calculation. दोनों force independent है. Tension force thread की वजह से लगता है, normal force contact की वजह से लगता है. So yes, this can be possible कि अगर दोनों force एक साथ लग रहा है ना, तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त दोनों force को काउंट में लेना पड़ेगा. You'll have to take both the force into count. That is tension force and normal reaction. Is it clear? टेंशन फोर्स के लिए अलग चीज चाहिए, आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में थ्रेड चाहिए. अगर थ्रेड नहीं होगा तो टेंशन नहीं लगेगा. और नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट चाहिए. अगर दो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं एक्ट होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ गए पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन का? ओके फाइन. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद अ सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू रिजॉल्व कंपोनेंट. नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आप तोड़ देना हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में. So let's see that I am having an inclined plane like this. So मेरे पास एक inclined plane ऐसा है, and this angle of inclination is my theta. और यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया सरफेस पे, और ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ना, ये ऑब्जेक्ट मेरा m kg का है. So this object is of m kg. लगाइए नॉर्मल रिएक्शन. कैसा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा या इंक्लाइंड होगा? कैसा होगा नॉर्मल रिएक्शन इस केस में? हाँ बोलो शुभम. Inclined. मुझे पता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. तो ये मेरा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा. तो क्या ऐसा कुछ होगा क्या नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर? Will it be like this? Yes या no? Yes. Okay. mg किधर लगेगा? mg किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड. फाइन. सो अगर mg इधर लग रहा है एंड आई वांट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ mg, है ना, मैं mg का कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ इस तरफ और इस तरफ. आप सोचिए, ये एंगल मेरा थीटा है. लॉजिकली सुनना बेटा एवरीवन, ये एंगल मेरा थीटा है. दिस एंगल इज माय 90. दिस एंगल इज थीटा. दिस एंगल इज 90. देन इन दैट केस व्हाट विल बी दिस एंगल? Will it be equal 90 to minus theta. Okay, very correct. So this angle will be 90 minus theta, and this complete angle is my 90, and this is my 90 minus theta. Then obviously this angle will be theta. 90 minus theta. है ना, ये angle मेरा theta. I'll repeat again. This angle is my theta. This angle is my 90. So this angle will become 90 minus theta, because this triangle is making complete angle of 180 degree. So this is not theta, this is 90, this is 90 minus theta, and this complete angle is 90. And if this is 90 minus theta, then obviously this angle here will be my theta. होगा?
डू यू एग्री विद दिस कि ये वाला जो मेरा एंगल होगा ये मेरा एंगल थीटा होगा? डू यू एग्री विद दिस? यस या नो? sir. नाउ आई वांट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट. तो मुझे बताओ mg का जो कंपोनेंट होगा इस लाइन की तरफ, वो कैसा कंपोनेंट होगा? कॉस वाला कंपोनेंट होगा या साइन वाला कंपोनेंट होगा? Cos. हाँ, व्हाई? हाउ यू हैव डिसाइडेड? कैसे डिसाइड किया कि cos ही होगा? I want to resolve the component of mg along this line. Which component it will have? So the one beside the theta is cos and away from theta is Cos. sine. Yes, very correct. So this component will be what? mg cos theta. Excellent, Shubham. थीटा जिस साइड के साथ बन रहा है उधर का कंपोनेंट cos होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin होता है. So here there is mg and this mg is making an angle theta from this side. So logical बात है कि mg का कंपोनेंट along this line will be mg cos theta और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा that will be what? mg sin theta. समझ आ गया? Is it clear to both of you? Everyone, sorry, both of you. Is it clear to all of you? Yes, miss. Medans, is it fine, beta? Yeah, sir. Okay. Now you tell me one thing. तुमसे पूछूंगा मैं बेसिक बात, एकदम लेमैन लैंग्वेज की तरह एनालाइज करेंगे. मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहा है क्या कि रेस्ट में है? ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इधर ऊपर नीचे कहीं जा रहा है क्या कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये रेस्ट में है? क्या कंडीशन है इसका? ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे कर रहा है क्या? किधर ही रुका हुआ है, सिर्फ नीचे आ रहा है? No, sir. नहीं कर रहा ना. सो अगर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन को तोड़ के अंदर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो कैन आई से कि इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी जाके इस डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा एक दूसरे के साथ. शुभम बोल सकते हैं कि नहीं? मुझे आप एनालाइज करके बताओ. कैन वी से दिस? हाँ या ना? शुभम बोल सकते हैं व्हाट आई एम सेइंग? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉजिक लगाना, कॉमन सेंस लगाओ. मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है कि इंक्लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है? क्या हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के साथ? इंक्लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है. वेरी करेक्ट. तो अगर ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना ये ऑब्जेक्ट वेज को तोड़ के नीचे जा रहा है, तो कैन आई से कि इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा द सेम अमाउंट में फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, तभी तो इधर उधर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा. बोल सकते हैं या नहीं? कैन वी से दिस? यस या नो? अगर ऑब्जेक्ट Yes. इसके हाँ नेट फोर्स 0 होगा. वेरी गुड. सो कैन आई से कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो आप यहां लगाओगे दिस नॉर्मल रिएक्शन शुड बी या इज इक्वल टू mg cos थीटा. Yes. बोल सकते हैं इशिता? कैन वी से दिस? Yes. इशिता बोल सकते हैं बेटा? ओके फाइन. रिमेनिंग स्टूडेंट्स सबको समझ आ गया पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट. अंकिता को समझा दिया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. मजा आएगा तुमको इसमें. कंपोनेंट भी तोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे. प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे So, हैं. sir, हाँ हाँ बोलो ना, बोलो. this will work always. It is only in this example. नो इट कैन डिपेंड इन वेरियस कंडीशंस. अगर ये रोड पे गाड़ी घुमा रहे हैं तो वहाँ पे n माइनस mg को n का एक कंपोनेंट और mg का एक कंपोनेंट मिला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है. सो वो ऐसा प्रोटो नहीं कि हमेशा n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन. क्या कंडीशन दिया है आपको क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करेगा ये बात. इज इट फाइन? Yes. ओके. एंड दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल कि एंगल कहाँ से दिया हुआ है. चलो ऐसे करते हैं कुछ काम. मान लो मेरे पास एक कटोरा है ऐसे इन्वर्टेड बाउल या so something like this. Good diagram.
ऐसा दिया है, रेडियस आर मालूम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज हियर सच दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। बनाइए, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना है आपको, कंपोनेंट तोड़ो mg का, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा देखो, और नॉर्मल रिएक्शन का क्या वैल्यू होगा वो आपको बताना है। Sir, could you repeat the question? You have to draw the direction of normal reaction and also find the value of normal reaction in terms of mg. This object is of m kg. Do it. Okay, do you have the answer? करूं मैं इसको सॉल्व? Yeah, sir. ओके फाइन। mg किधर लगेगा? अपवर्ड डाउनवर्ड mg? mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड। बोलो भाई, सब लोग बोलो, मजा आएगा तभी, बहुत मजा आएगा अभी, धीरे धीरे देख लो हम अच्छे से क्वेश्चंस पे आएंगे। नॉर्मल किधर लगेगा? इधर की तरफ, सेंटर की तरफ, या सेंटर से बाहर? नॉर्मल कैसे लगेगा? से बाहर। सेंटर से बाहर। ओके फाइन। मुझे पता है नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर टेंजेंट बना दो और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। सो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली ऐसा हो गया। सो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सबने सही ड्रॉ किया था नॉर्मल रिएक्शन? एवरीवन? Yes. ओके, नाउ आई वांट टू गेट द कंपोनेंट ऑफ mg। सो क्या करो आप, एक काम करो, इमेजिनरी एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी। So this angle is theta, this is my 90 degree over here, so this angle will be what? It will be 90 minus theta होगा। तो ये जो एंगल हो गया ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस थीटा। ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो गया। ये टोटल एंगल 90 है, एंड इफ दिस इज माय 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल होगा फिर से यहाँ पे, दिस विल बी अगेन इक्वल टू थीटा। I hope I'm clear with this. Do I make sense, everyone? This angle is theta, this is 90, this becomes 90 minus theta, and if this is 90 minus theta, so this angle will be theta. Is it fine? Medans? Yes, sir. Okay. Now mg, this is theta over here, so you resolve the component of mg along this line and perpendicular to this line. तो मुझे बताइए along this line what will be the component of mg? mg cos की theta. तरफ है mg cos theta। Agreed.
and along this line what will be the component? mg sin theta. Yes, correct. Now you tell me one thing, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के लॉन्ग, इज इट गोइंग अप या कमिंग डाउन? इस लाइन के लॉन्ग ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है क्या? along this line ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या इस लाइन के लॉन्ग? no sir नहीं कर रहा. वेरी गुड. तो अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा तो कैन आई से कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा वही मेरा mg cos थीटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट या तो ये स्फीयर को तोड़ के अंदर आ जाएगा, नहीं तो बाहर जाना चाहिए था ऑब्जेक्ट को. हाँ या ना? तो इस कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा दिस विल बी इक्वल टू mg into cos theta. Here also I am getting the same result. Is it fine? Yes. Okay, fine. Vedant, Ankita, Shubham, is it clear to all of you? Yeah, sir. Yes. Yes. बाकी लोग सभी? दिया, हर्षया, इशिता, is it clear? Yeah, sir. Yes. yes Okay. Shall I take more problem on normal reaction? की समझ में आ गया normal reaction कैसे लगेगा, component कैसे तोड़ेंगे? Is this fine? yes sir हाँ. Okay. Normal ध्यान रखना बेटा, normal reaction always acts perpendicular to the surface in contact. जो मेरा contact surface है वो contact surface के हमेशा perpendicular normal reaction लगेगा. बस ये बात ध्यान में रखना, और बाद में component तोड़ने तो आपको आता ही है. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes or no? Shall I move ahead? आगे बढ़े? yes sir Okay, fine. Next is my spring force. कितना होगा? दो फोर्स पढ़ लिया ना हमने कांटेक्ट में. Now we'll go to spring force. Spring force. चर्चा करते इसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में. मान लो वी आर हैविंग अ स्प्रिंग लाइक दिस. एक स्प्रिंग है मेरा, ऐसा है, समझना लॉजिक लगा के ये बात. एंड ये स्प्रिंग का ये मेरा नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का. दिस इज माय नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग अपने ये नेचुरल लेंथ पे है, ना ही मैंने स्प्रिंग को खींचा है, ना ही मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है. वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये स्प्रिंग को खींच दे रहा हूँ. मान लो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट में मैंने खींच लिया है, elongate कर दिया टू बी मोर प्रिसाइज. एंड इन दिस केस मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे रहा हूँ. तो स्प्रिंग मेरा पहले नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग को मैंने खींच दिया पहले केस में, और दूसरे केस में मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया. अब तुम खुद से दिमाग लगा के बताना, फिर मैं आगे इसका कंसेप्ट समझाऊंगा. First, हाँ बोलो. so in which you have expanded in that storing force will go inwards, and in the correct. one in which you have compressed it will go outwards. Excellent. Excellent इशिता. In this case we analyze. Everyone, सब लोग बोलना. ये मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, मैंने क्या किया बेटा, स्प्रिंग को खींच दिया, एलोंगेट कर दिया. तो जब आप इस केस में स्प्रिंग को एलोंगेट कर दोगे, खींच दोगे, तो स्प्रिंग क्या किधर फोर्स लगाएगा? राइट में फोर्स लगाएगा कि लेफ्ट में फोर्स लगाएगा? लेफ्ट में. सो अगर आपने स्प्रिंग को खींचा है ना, तो स्प्रिंग अपने वापस पोजीशन पे जाना चाहेगा. तो इस केस में स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. अगर तुम स्प्रिंग को एक्सपैंड करोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा. अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे धक्का के स्प्रिंग को छोटा कर दिया है. अगर आप इस केस में स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, देन इन दिस केस स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन विच डायरेक्शन? right. So in this case spring will apply force in the right direction, Fs. So अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं
तो स्प्रिंग एलोंगेट होना चाहेगा, और अगर मैं स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहा हूं तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस या नो? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो, एक बात समझना, कि मान लो मैं स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से x खींच रहा हूं, या यहाँ पे मैं स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस कर रहा हूं। सो x इज आइदर द कंप्रेशन और एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। सो नेचुरल लेंथ से या तो मैंने स्प्रिंग को x अमाउंट में एलोंगेट कर दिया है, और नेचुरल लेंथ से या तो मैंने स्प्रिंग को x अमाउंट में कंप्रेस कर दिया है, विच एवर। तो कंसेप्ट क्या है कि जो स्प्रिंग का फोर्स लगता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। स्प्रिंग का फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Here x is the compression or elongation in the spring from natural length। ध्यान से सुनना, x is compression or elongation in spring from natural length। समझ में आ गया? x को अगर आप चाहे तो कंप्रेस, x आपका कंप्रेशन है स्प्रिंग में, या स्प्रिंग का एलोंगेशन है, कहां से मेजर कर रहे हो आप? नेचुरल लेंथ से मेजर कर रहे हो। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुभम, वेदांश, ओके फाइन। थोड़ा टफ कंसेप्ट है, समझना बात ध्यान से। स्प्रिंग का फोर्स तुमने ही मुझे बताया कि सर अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे स्प्रिंग पे फोर्स लेफ्ट में लगेगा, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग पे फोर्स राइट में लगेगा। ये तुम्हारा लॉजिक भी था और ये सही भी है। मैंने उसमें एक और पॉइंट ऐड किया कि स्प्रिंग का जो फोर्स लगता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्प्रिंग का फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स क्या है? तो एक्स या तो कंप्रेशन है स्प्रिंग का, या एलोंगेशन है स्प्रिंग का फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। अच्छा, अब देखो, तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि दैट माय स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर तुम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो तुम्हें क्या ऐड करना पड़ता है? व्हाट डू वी हैव टू ऐड? इफ आई एम रिमूविंग साइन ऑफ Constant. कांस्टेंट, तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, fs इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू x। fs इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू x, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टिफनेस। कितना स्प्रिंग स्टिफ है, कड़ा कितना है कंप्रेस या एलोंगेट करने में। ठीक है, तो रिलेशन क्या बना कि जो मेरा स्प्रिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वेयर x इज द कंप्रेशन और एलोंगेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक, और अगर आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट हियर इज गिवन बाय k, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, Sir, it अच्छा, will अब be मुझे एक बात और different बता, for थोड़ा सा every एक पॉइंट और चर्चा करेंगे। इट विल बी डिफरेंट फॉर spring, right? यस 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 यस, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग कौन से मटेरियल का बना हुआ है, स्प्रिंग का पिच कितना है, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। स्प्रिंग को काट देंगे, स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, एक स्प्रिंग के साथ दूसरे स्प्रिंग को जोड़ देंगे सीरीज में, या एक स्प्रिंग के साथ दूसरे स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा। एवरीथिंग वी हैव टू एनालाइज, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, विल डिस्कस, बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर अप टू दिस मच कि स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया बेटा, दैट इज इक्वल टू k इनटू x। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए सोच के, अगर तुम सेकेंड डायग्राम, ये वाले डायग्राम में एनालाइज करो यहाँ पे, सो अगर मेरा x पॉजिटिव, अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, सो इफ माय x इज पॉजिटिव ओवर हियर, सो इन दिस केस द फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव?
एनालाइज करना, मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा है, आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, देन ऑब्वियसली द रिवर्स डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, हाँ या ना? सो इफ आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा या नहीं, पहले ये बताइए, है ना? अगर मैं राइट डायरेक्शन को प्लस पकड़ रहा हूं तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट माइनस हो जाएगा। तो आप तुम इस डायग्राम में एनालाइज, हाँ इस डायग्राम में एनालाइज करो, अगर तुम ये डायग्राम में एनालाइज कर रहे हो और इस डायग्राम में इफ माई एक्स इज पॉजिटिव, अगर मेरा एक्स इस डायग्राम में पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, किधर एक्ट हो रहा है, नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, देखो अगर x इधर है पॉजिटिव साइड में तो एक फोर्स आपका नेगेटिव साइड में लग रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। डू आई मेक सेंस एवरीवन? Yes. ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, अगर आप ये केस में एनालाइज करो, इन दिस केस x इज माई नेगेटिव, इस केस में x नेगेटिव है या नहीं, अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस केस में जब मेरा x नेगेटिव है तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Positive. पॉजिटिव। Positive. हाँ, तो एक बात समझ में आया क्या कि स्प्रिंग के केस में जो फोर्स लगता है वो x के ऑपोजिट होता है, अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। Is it Yes. the okay? So therefore we go with a minus sign here. हालांकि ये माइनस साइन बाद में मैं न्यूमेरिकल करते वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दूंगा आपको तो माइनस का काम खत्म हो जाएगा, बट फॉर्मूला में माइनस साइन भी है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव है तो माइनस माइनस मिलके फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। डू आई मेक सेंस एवरीवन? Yes. है ना? सो आई विल राइट हियर, एक कोट करके यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस साइन indicates that force is acting opposite to x, that is if x is positive, force will be negative and vice versa. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay. Spring constant का यूनिट बता दो, what will be the unit of spring constant? यूनिट क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का? देखो ना क्या रिलेशन आया यहाँ से, Fs इज इक्वल टू, Meter. हाँ बिल्कुल सही। सो यहाँ से K कितना हो जाएगा, एक्सेलेंट, माइनस स्प्रिंग फोर्स बाय x, फोर्स का हो गया न्यूटन, x का हो गया मीटर, सो यहाँ से स्टिफनेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। सो द यूनिट ऑफ K will be Newton per meter. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, नोट कर लो यहाँ पे बेटा, फिर आगे बताता हूँ।
इसके ऊपर और भी बातें करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं सारे फोर्सेस को, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द फोर्सेस, डिस्कशन इसके ऊपर बाद में डिटेल में। Lunch. Shall I move forward? Yes. Okay, fine. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारे काम का है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। तो टेंशन किया हमने, नॉर्मल रिएक्शन किया हमने, स्प्रिंग फोर्स किया हमने। अब एक और कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको भी करने के लिए, आप लगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर तो हालांकि हम एक सेक्शन नहीं पढ़ेंगे फ्रिक्शन के ऊपर, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, लिमिटिंग, बट अभी सिर्फ ओवरऑल एक पिक्चर जान लेते हैं। फ्रिक्शन होने के लिए अभी बड़े काम का फोर्स है, इसके बगैर हम चल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, हर चीज के लिए फ्रिक्शन चाहिए। सो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? Opposite direction. ऑपोजिट Opposite डायरेक्शन। direction. ओके, मुझे एक बात बताओ कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? Relative motion. रिलेट मार्क में वर्ड, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है बहुत केसेस में। जैसे हम जब चलते हैं, तो जब आप चलते हो ना, तो आप अपने टो से देख, इमेजिन करना, मान लो ये सरफेस है और ये मेरा टो है, तो जब हम चलते हैं ना, तो ये अपने टो से ग्राउंड को हम पीछे प्रेस करते हैं, और ग्राउंड को जब आप पीछे प्रेस करोगे तो फ्रिक्शन आगे लगता है, और फ्रिक्शन आगे लगेगा, और फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लो कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को हर बार अपोज करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि फ्रिक्शन विल अपोज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हम इसके ऊपर बाद में बहुत बातें करेंगे। जैसे हम रोड में चलते हैं ना, तो इस केस में फ्रिक्शन हमारे मोशन को सपोर्ट करता है, अपोज नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं, सो फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स, is a resistive force that opposes relative motion। फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है जो रिलेटिव मोशन, मार्क में बड़ा, फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इज इट क्लियर? शुभम, समझ में आ गया ये पॉइंट? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, इट कैन अपोज द मोशन आल्सो एंड इट कैन सपोर्ट द मोशन आल्सो, वो दोनों कर सकता है, लेकिन वो रिलेटिव मोशन को हर बार अपोज करेगा। इज इट फाइन एवरीवन? सबको समझ गया है पॉइंट? फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा डिटेलिंग अभी नहीं करूंगा, क्योंकि खुद में एक बड़ा टॉपिक है, और हम बाद में करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा ये पॉइंट? Yes. ओके, मेदांश, अंकिता, दिया, इज इट क्लियर? Yes. ओके, Yes. हर्षया, Yes, इशिता, sir. नाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। We'll discuss in short. Non Resistant
In contact force as force by collision, right? I can't hear you, beta. Your audio is not coming properly. Please write in the Can chat you hear box. me now? Yeah. Bolo. So in contact forces, there's also a force exerted during collision, right? Yeah, that is normal reaction only. That force is normal reaction. So if the object is coming like this ना, ये ऑब्जेक्ट आके एक दूसरे को टकरा गया कोलिजन के टाइम पे, तो ये ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और वो इंपल्स Okay. जनरेट करता है और उसी इंपल्स की वजह से मोमेंटम में चेंज होता है। मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी लेकर मत जाओ मुझे उधर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मुझे बताइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट रहने की जरूरत है क्या, कि बगैर कॉन्टैक्ट के भी लगेगा? ये No, कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। can stay without contact. हाँ, सो नो कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, no contact required for its application. ये फोर्स लगाने के लिए you do not require any kind of contact, बगैर कांटेक्ट के भी फोर्स लग जाएगा। कुछ एग्जांपल दे सकते हो? Gravitation, Gravitational force. एक्सीलेंट, electrostatic force, एक्सीलेंट, Magnetic. magnetic force. हाँ बहुत सही। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बगैर कांटेक्ट के भी अर्थ आप पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। सो ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी। Sir, are there more contact? Yes, there are lot of contact forces. Lot of contact forces. यही नहीं है, बहुत सारे contact forces आएंगे फ्रिक्शन की तरह, और भी बहुत सारे आते हैं। बट जो हमारे यूज का है, हमारे सिलेबस में जो हमें इनकाउंटर करना है, वो यही सारे थे। इज इट क्लियर अंकिता? चल, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, so does not require any kind of contact for its application. दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The second one here is my electrostatic force. जैसे दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, मुझे बताओ ये दो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, डू दिस फोर्स रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट? No, sir. ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? व्हाट इट विल डू? Repel. Repel. And if I'm having a positive charge and then another negative charge, ये दोनों चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो फॉर द रिपल्सन और द अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस, जो भी फोर्स लगते हैं, वो फोर्स के लिए आपको कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, वो बगैर कांटेक्ट के ही लग जाएगा वो। डू आई मेक सेंस हियर? Yes. ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, उसके लिए भी मीडियम नहीं चाहिए, है ना? सो दिस इज माय मैग्नेटिक फोर्स। This magnetic force also does not require any kind of medium, बगैर मीडियम के काम बन जाएगा आपका। ऐसा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल और साउथ पोल रिपेल करेगा। सो फॉर दिस रिपल्सन एंड अट्रैक्शन वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, और भी बहुत सारे, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। न्यूक्लियर फोर्स भी है, वो उसके लिए भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो बगैर कांटेक्ट की अप्लाई होता है, एंड ऑल दिस। इज इट फाइन एवरीवन? Yes. Sir, is current a type of force? No, current is a form of energy, not force. Current but is there is energy basically, something- kinetic energy होता है। There is बोलिए। something called as current force or something, right? Current is देखो, what does current mean? करंट का मतलब क्या होता है? अगर आप वर्ड करंट यूज करते हो, करंट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन इफ आई से करंट? Sir, it's the flow of electrons. करंट सिंपली मींस टू फ्लो। करंट का सीधा मतलब होता है टू फ्लो, नथिंग एल्स। अगर आप डिक्शनरी में जाओगे या गूगल पे टाइप करोगे ना,
सो करंट का मतलब हो गया सिंपल टू फ्लो, बस फ्लो कर रहा है। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। वाटर करंट बोलेंगे सो फ्लो ऑफ लिक्विड। एयर करंट बोलेंगे फ्लो ऑफ एयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे ही करंट का सिंपल सा मतलब होता है इट्स अ फ्लो। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट आते हो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज एंड सो ऑन। करेक्ट। सो करंट जो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो फ्लो है चार्ज का, और वो एनर्जी को कैरी करता है, वो फोर्स नहीं कैरी कर रहा है, इट इज कैरिंग एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, sir. हाँ, एंड आई होप कि तुम इसके बारे में मुझे पूछ रहे होगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पूछ रहे हो क्या नाइशा? Yeah, sir. हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली बेटा एनर्जी, इट्स नॉट अ फोर्स। वो नाम कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया कि वो फोर्स है, वो बेसिकली फोर्स नहीं है, इट्स एनर्जी फॉर्म। वो एनर्जी, इट्स नॉट फोर्स। So, but then why is it named as electromotive force? हाँ, बिकॉज इट्स अ वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज ड्यू टू फोर्स, इसलिए उसका नाम वैसा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन है वो कोई फोर्स नहीं है। उसका यूनिट न्यूटन नहीं होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है या जूल पर कूलम। आर यू गेटिंग नाइसा? समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, sir. ओके फाइन। ओके, एम आई मेकिंग सेंस टू एवरीवन? समझ गया यहाँ तक पॉइंट फोर्स के बारे में? पहला टाइप हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स, और उस कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने एनालिसिस किया। और बाद में हमारा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये बगैर कांटेक्ट के भी काम करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस या नो? Yes. ओके, सभी को समझ में आ गया? मैदान, इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, ये पहले पढ़ के भी रखा होगा तुमने, मैंने सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बताया रहेगा। नाउ विल डिस्कस विद फ्री बॉडी डायग्राम। नाम सुना है इसका पहले? FBD? sir. Okay, Yes. very good. Okay, very good. So we'll plot FBD of few of the structures. Free body diagram. Free body diagram. And this we called in short form FBD. क्या होता है FBD? कोई भी ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसका। मतलब डायग्रामिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से फोर्स उस पे लग रहे हैं। सो डायग्राम की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर दो कि व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसी प्रोसेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। यस या ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे, graphical representation of the forces representation of all forces acting on object is called free body डायग्राम। नाम पहले सुन के रखा होगा तो नया कुछ भी नहीं लगेगा आपको। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए फटाफट डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू करेंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ से आपको समझना है एक्चुअली ढंग से। Sir, we don't include the air drag as No, right now we are not doing that. We'll ignore air resistance, है ना? We'll ignore air resistance. चलो बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। Simple question. You have to just plot the free body diagram. Plot the free body diagram here.
क्या क्या लगेंगे फोर्सेस? Normal reaction force, gravitational एनीथिंग एल्स? और कुछ लगेगा कि सिर्फ यही दोनों? Normal and gravitational. हाँ बिल्कुल सही. सो इस ऑब्जेक्ट का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे क्या होगा? mg विल एक्ट डाउनवर्ड और इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग जाएगा, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं. ये दो फोर्स लगेंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एंड mg डाउनवर्ड. एंड ऑब्वियसली बात है ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? mg के बराबर होगा या नहीं नॉर्मल रिएक्शन? या equal यस इक्वल होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा. और अगर ये डायरेक्शन में इफ नेट फोर्स 0 इंप्लाइज कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा था उतना ही फोर्स नीचे लगेगा. सो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, mg नीचे लग रहा था, सो दे विल बैलेंस ईच अदर. डू आई मेक सेंस टू एवरीवन? ओके फाइन. चलिए आगे बढ़ते फटाफट. जितना प्रैक्टिस फटाफट करोगे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं. और ये एक्चुअली इस पे खूब सारा प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा हमको, क्योंकि इस पे ही सवाल बनेगा नहीं एलएलएम का. एंगल थीटा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट मास दिया m kg, ड्रॉ FBD एंड रिजॉल्व कंपोनेंट और नॉर्मल का वैल्यू निकाल दो. that's all. इज इट क्लियर? ओके. क्या क्या लगेगा? Normal reaction force, gravitational force. एनीथिंग एल्स? और कुछ भी नहीं ना? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और mg लगेगा, हाँ या ना? ओके ग्रेट, एक्सीलेंट. सो कंपोनेंट तोड़ दो नॉर्मल रिएक्शन mg का. What will happen if this angle is theta, this is 90, this is 90 minus theta, so this angle will become what? Theta. So इधर की तरफ mg का कंपोनेंट कितना टूट जाएगा? Cos या sin? mg cos theta. Cos theta. Theta. And here it will be what? Cos या sin? Sin theta. Theta. Great. So अभी obvious सी बात है कि इधर मूव नहीं कर रहा, so can I say कि normal reaction is equal to mg cos? Yes, very good. चलो आगे बढ़ते हैं. Is it clear to all of you? Diya, is it clear बेटा ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके फाइन. समझना पड़ेगा, फटाफट करोगे तो मजा आएगा, और ये वही स्टूडेंट कर पाएगा. ये बहुत आसान नहीं है और आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, बट इफ यू आर एबल टू डू दिस इज ग्रेट. चलो, one object over here, the second object placed on this object, and third object placed on this object. Its mass here is 2 kg. A, object B and object C. Mass is of 3 kg. Mass is of 5 kg. आपसे बोल रहा है find number 1 normal reaction between A and B. Normal reaction between A, B. B पार्ट में पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी सी, और सी पार्ट में बोल रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड.
करिए। So we have to find normal reaction between AB, BC, and C and ground. Got it. Okay. What will be between A and B? Sir, wouldn't it be of 2? What again? Repeat again, beta. A और B के बीच में. Sir, I think it's 2, but I didn't get the proper answer. So I was asking. Okay. Anyone else between A and B? 10 Newton. Yeah. नहीं. Upper block was of 20 Newton ना, 2 kg. So not 10. आप block A का free body diagram बनाइए. So for the first part, we'll only plot the free body diagram of block A. So अगर आप block A का free body diagram बनाओगे, तो ये जो block B है, ध्यान से देखिएगा. मैं B को भी थोड़ा plot कर देता हूँ. A के नीचे B था. Sir, 20 आएगा क्या? Yeah, it will be 20. So this is my block A here and block B here. Analyze करो what I am saying. तो पहली बात, block B का जो weight होगा mg, this will act downward. Mass of A into G and which is of 2 into 10, that gives us 20 Newton. अब देखो, जब block A block B पे 20 Newton नीचे लगाएगा, so block B block A पे एक normal reaction लगाएगा ऊपर की तरफ N1. So this is the normal reaction applied by block B on block A. And as this block A is at rest, neither it is moving upward nor downward. So logical बात है that N1, then logical बात है that N1 will be equal to 20 Newton. Is it clear? Is it fine what I am saying? समझ में आ रहा है पॉइंट? ये B ने लगाया N1 के ऊपर N1 ऊपर की तरफ और A का खुद का वेट नीचे लग रहा है 20 न्यूटन. So N1 will balance mg. So N1 will be equal to of 20 Newton. Is it clear? Yes या no? Yes. समझ में आ गया पक्का? अब B और C पे चलो, B पार्ट में. So block B पे अगर आप concentrate करोगे, so what you will have here? So मैं B को plot कर रहा हूँ. Block B. So is it 30 Newton? No बेटा, ध्यान से देखिए blocks. 50 How much? 50 Newton. Yeah, it's correct. 50 Newton. Block B का free body diagram बताओ. तो ब्लॉक बी का पहले तो खुद का वेट कितना दिया था मैंने? 3 kg आई गिवन आई गेस. 3 kg. हाँ 3 kg फाइन. तो इसका पहले तो mg नीचे लगेगा 3 kg. सो मास ऑफ B into G implies 3 into 10 and that is of 30 न्यूटन. ये तो नीचे लग ही रहा है 30 न्यूटन का. अब क्या हो रहा है कि अगर ये ब्लॉक B ब्लॉक A के ऊपर फोर्स N1 लगा रहे ऊपर की तरफ, तो क्या ब्लॉक A भी ब्लॉक B पे एक फोर्स लगाएगा N1 नीचे की तरफ? 20 Newton नीचे की तरफ. 20 Newton का, because for every action there is equal but opposite reaction, and if block B is applying a force of N1 on block A, then क्या block A भी block B पे N1 नीचे की तरफ लगाएगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. या यस या नो? ओके फाइन. और क्या लगेगा? Now this block C will apply normal reaction on block B, which is my N2, and you are required to calculate N2. So here N2 will be equal to what? नीचे की तरफ N1 भी लग रहा है और mg ये 30 लग ही रहा. So N1 plus 30. N1 I know here is of 20 Newton. So N2 कितना हो जाएगा इस केस में? 20 plus 30 implies N2 will be equal to what? That is equal to 15 Newton.
Yes, या no? Yes. Okay. Now we'll come to block C. Only block C. Concentrate. What is the mass of block C I have given? कितना मास दिया मैंने ब्लॉक सी का? 5. Sorry. 5 kg. सो पहली बात इसका mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा. Implies 5 into 10 and that is a 50 न्यूटन. अब देखिए सोचना है यहाँ से, अगर ब्लॉक सी ब्लॉक बी पे N2 ऊपर की तरफ लगा रहा है तो क्या ब्लॉक बी ब्लॉक सी पे N2 नीचे की तरफ लगाएगा? लगाएगा या नहीं? वी आर एनालाइजिंग बाय द लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. तो इस पे क्या लगा बेटा? फॉर दिस N2 इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके ग्रेट. और ये ग्राउंड इस पे N3 ऊपर की तरफ लगा रहा है. सो N3 इज एक्टिंग डाउन अपवर्ड. सो यहाँ से क्या रिलेशन आया अगर आप बैलेंस कर दोगे? सो कैन आई से that my N3 will be equal to N2 plus 50 and N2 here I am getting is of 50 Newton. So क्या आ जाएगा? That my N3 100. 50 plus 50. So N3 will be equal to 100 Newton. Is it clear? किसका सही आया था तीनों? Who has got the right? किसी का नहीं आया? Sir, I Sorry. almost got it, but I got 2, 5, and 10. Okay, fine. Okay, Naisa has got the very good beta. Except Naisa, Harsha also very good. Excellent. Shall I take more problem of this type? एक और ले लूं क्या इसी टाइप का? Yes. Okay, fine. So can you go back on? Yeah. Done. Okay. So I'll take question. धीरे धीरे इसको मैं बहुत टफ कर दूंगा मैं लेवल. Normal reaction between A and B. B पार्ट में पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन B एंड C. C पार्ट में पूछ रहा है C एंड ग्राउंड. करिए.
Done. Okay. Done, sir. So can you wait 1 second? Okay, fine. चलो करूं मैं डिस्कस. Yes. ओके, ए पार्ट पहले करते हैं. सो विल प्लॉट अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए. सो अगर आप ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पहले इस पे mg लग गया. सो 1 into 10 न्यूटन, और इस पे ऊपर लग रहा है n1. सो लॉजिकल बात है कि n1 विल बी इक्वल टू ऑफ 10 न्यूटन. तो ये सॉल्व हो गया. Coming to B part, so if I'll be tracing the free body diagram of block B. So block B, और ये इधर बना दिया मैंने block C. So this is B and C. Block B का मास दिया है 3 kg का. So इस पे जो नीचे लगेगा इसका खुद का वेट, this will be of mg, that is 3 into 10, 30 न्यूटन. और ब्लॉक सी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा N2, और ये इधर से N1 लगा देगा इसके ऊपर. So we are having to get N2 from here. So N2 will be equal to N1 plus 30 implies N2 कितना आया था 10 plus 30. This is what N2 will be of 40 meter. Correct है? Now I want to have the normal reaction between C and ground. So अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम C का प्लॉट कर दूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C, C का प्लॉट करोगे तो पहले तो इसका mg लगेगा नीचे 7 That into is 10. हाँ, Newton. 7. और देखो 100. हाँ या करेक्ट. N2 here, और ये इस पे नीचे लगा देगा N3. So if I'll be balancing this, N3 will be equal to N2 plus 70. So this implies 40 plus 70. So this will give us what? N3 will be equal to 110. Is it clear, everyone? सबका सही आता है? Yes, sir. Okay, fine. Yes. Next. मान लो ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, like this. ऐसे कनेक्ट कर लिया इसको हमने, एंड एक ब्लॉक ऐसे लगा दिया है, and I'm connecting this with another thread such that ये जो थ्रेड है और ये थ्रेड यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाले ब्लॉक का मास 5 kg है. So the mass of this block is given to us and that is of 5 kg. तो आपसे पूछ रहा है कि ये थ्रेड में जो टेंशन होगा और इसमें जो टेंशन होगा वो आप बताइए.
So यहाँ पे मान लो टेंशन T1 लग रहा है और यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है. So you have to find number 1 T1 T2. करिए सॉल्व. वैसे ही करना है, कंपोनेंट तोड़ो, हॉरिजॉन्टल में देखो, वर्टिकल में देखो, बैलेंस करो, निकालो क्या होगा. आ रहा है कि मैं करूं उसको? आ रहा है. Done. डन. गुड. विल वेट फॉर सम टाइम. एक थोड़ा टाइम और देता हूँ, बाकी लोग ट्राई करो. विषय आया तुम्हारा? दिया, हैव यू गॉट द आंसर? Sir, doing. ओके. अंकिता? Just a minute. ओके. चलो सी, आई विल सॉल्व दिस. पहले आप T2 का कंपोनेंट ड्रॉ ब्रेक डाउन कर लो. एंड इसका mg तो पहले नीचे लगेगा. mg मास टाइम्स ग्रेविटी. मास दिया 5 kg का, ग्रेविटी 10. So 5 into 10. So that will be a 50 Newton acting downwards. होगा ऐसा? Yes या no? 50 Newton नीचे लगेगा क्या? Yes. Okay. Now T2 is here, so we'll resolve the component of T2 in this direction. कितना हो जाएगा? Cos या sin? Cos या sin? Fine. Cos. 37, and here it will be sin of 37. So अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में पहले एनालाइज करो,
सो अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में सोचोगे, if I'll be thinking on the vertical direction, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में सोचूं तो वर्टिकल में ऊपर क्या लग रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है। सो अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो कैन आई से कि जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब क्या है कि T2 into sine of 37 is equal to 15 Newton. 50 Newton. And what is sine 37? 3/5. 3/5. डाटा थोड़ा ज्यादा हेवी हो गया। So T2 will be equal to what? 250/3 Newton. ये आएगा ना T2 हमारा। एक टेंशन तो हमने निकाल लिया T2. So we have calculated. Now if I'll be analyzing in the horizontal direction, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचोगे, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा और कैसा कहानी होगा बताइए। ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट में या राइट में जा रहा है क्या, या हॉरिजॉन्टल में और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या कंडीशन है? T2 अगर cos मैं 37 be हाँ equal to T1. बिल्कुल सही, क्योंकि ये रेस्ट में है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर आप सोचोगे यहाँ से व्हाट आई विल बी गेटिंग कि T1 is equal to T2 into cos of 37 degree implies T1 कितना हो गया, T2 we have calculated 250/3 into this will be 4/5, so this will be give us what 50 देगा ना अपने को, so this is 50 over here, so 50 into 4 is what 200, so T1 from here will be equal to what 200/3 Newton. So T1 here will be 200/3 newtons. Do I make sense to everyone? शुभम समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes या no? Yes, sir. Okay. अंकिता दिया, is it clear बेटा? We have आज मैंने बहुत स्लाइटली इंट्रोड्यूस किया है, समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? वेदांश? Okay, Yeah, very sir. good. Okay, great. अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि we have completed. नाइसा, निशिता, त्रिशा, is it clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन, ठीक ठीक है, आज इधर ही रोकते हैं। आज इवनिंग तक ना, मतलब इवनिंग तो हो गया, मैं थोड़ी 2-3 घंटे में क्लासरूम पे आई अपलोड प्रोजेक्ट आयल DPP। आप ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर वेडनेसडे तक हो पाया तो ठीक है, क्योंकि लेट हो गया, नहीं तो थर्सडे को सबमिट कर देना एवरीवन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा। Bye, sir. Thank you. Hi, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir, हाँ बाय, हाँ बेटा बोलो। sir, you have not returned my paper. Yeah, actually I was having some internet problem. I'll try to return that. इशिता ना? Okay, हाँ, I'll do yes, that. Okay, bye bye. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.